वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में वी शैल स्टडी अबाउट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इनको हम एब्रीवेशन में FET फैट लिखते हैं। F stands for field, E stands for effect and T stands for transistor. So FET. तो इसमें मेन टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, दीज टॉपिक्स विल बी कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, नंबर 2 इसके टाइप्स क्या हैं, नंबर 3 हाउ डज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वर्क, देन फेट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एक उसे हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स which is important to us, output characteristics, और दूसरा है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स in all the field effect transistors there are no input characteristics. ऐसा क्यों? मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आप याद रखें कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं उनके लिए कोई भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। बेसिकली आप याद रखें कि इन केस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स द इनपुट करंट इज ऑलवेज जीरो। The input current is always zero. तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है। आउटपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे तो आउटपुट करंट भी वेरी होती है, सो वी हैव गॉट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन देयर इज दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज and output current. तो जैसा कि नंबर 5 पे लिखा है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर आल्सो कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद जो फेट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फाइनली वी शैल लर्न अबाउट a very nice equation that's called Shockley's equation. जिमनन में यहाँ पे आपको बता दूं कि शॉकली was one of the scientists who invented the transistor. इससे पहले जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा जिसको हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, that was invented by 3 physicists and one of them was William Shockley, another was Britain, and the third one was Bardeen. And this William Shockley has written a book, Electrons and Holes in Semiconductors. तो अगर आप फिजिक्स में MSc करेंगे तो आई विल रिकमेंड दैट यू डू रीड दिस बुक। चलिए, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड दिस इज हियर आई हैव शोन इन अ ब्लॉक डायग्राम bipolar junction transistor, and here I have shown a field effect transistor in block diagram. तो इनमें बेसिक फर्क क्या है, मोटी डिफरेंसेस मैं आपको बता दूं कि a field effect transistor is a transistor in which most current is carried along a channel. जिस तरह दरिया होता है या एक नहर होती है, तो नहर के दोनों साइड्स बांध होते हैं, डैम होते हैं,
वहां पे वाटर फ्लो नहीं हो सकता, तो वाटर को फ्लो होने के लिए बीच में जो एक लीनियर डायरेक्शन में जगह होती है जिसको हम चैनल कहते हैं, तो इसी तरह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी बीच में एक चैनल होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और करंट फ्लो होती है। और उस चैनल की इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम वैरी कर सकते हैं बाय ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं उस चैनल के ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो जो फील्ड है वो ट्रांसवर्स होगा, दैट विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और ये जो कंट्रोल वोल्टेज है जिसको हम VGS का नाम देते हैं, वी विल कॉल दिस गेट टू सोर्स वोल्टेज। फिलहाल आप इन नामों को सुन लें, मैं अभी जस्टिफाई करूंगा कि इनको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। इन तो ऊपर से जो करंट नीचे फ्लो हो रही है इसको हम कहेंगे ड्रेन करंट, ड्रेन करंट। और इस ड्रेन करंट ये फ्लो होती है थ्रू दिस चैनल, लेकिन उसको कंट्रोल करता है ये वोल्टेज। दिस इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी हियर। इसको हम कहते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। और ये वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो दैट्स वाई इसका हम नाम देते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हियर द फ्लो ऑफ करंट इज कंट्रोल्ड बाय a field। जिस तरह बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम बेस कहते हैं, दूसरे को हम इमिटर कहते हैं और तीसरे को हम कलेक्टर कहते हैं। तो इसी तरह जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसमें भी तीन टर्मिनल्स होते हैं, तीन ओहमिक कंटैक्ट्स होते हैं। तो एक को हम कहते हैं ड्रेन, दूसरा जो टर्मिनल है उसको हम कहते हैं सोर्स, और तीसरा जो टर्मिनल है उसको हम कहते हैं गेट। तो ये नाम कुछ सोच कर ही रखे गए हैं। सोर्स मीन्स इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स। ड्रेन, तो जिस तरह हमारे घरों में ड्रेन होती है या सिंक होता है कि जहां से हम वेस्ट पानी को जाने देते हैं, तो सोर्स सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स, वो ड्रेन में चले जाते हैं, hence the name source, hence the name drain। अच्छा, गेट, हमारे घरों में गेट लगा होता है। गेट को थोड़ा सा खोलेंगे तो हम किसी को अंदर जाने देंगे या बाहर जाने देंगे, और जितना हम गेट को ज्यादा खोलेंगे तो उतने ज्यादा लोग अंदर आ सकेंगे या बाहर जा सकेंगे। सो गेट इज कंट्रोलिंग थिंग हियर, कि किसी को करंट को फ्लो होने देना है या नहीं होने देना है, और अगर करंट को फ्लो होने देना है तो कितनी करंट को फ्लो होने देना है। तो तीनों नाम जो है वो जस्टिफाई होते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में तीन ओहमिक कंटैक्ट्स होते हैं जिनको हम टर्मिनल्स कहेंगे। सो फेट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। एक है सोर्स, इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड इट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन में चले जाते हैं, तो ड्रेन को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। और गेट जो है इट कंट्रोल्स कि कितने इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकल के ड्रेन में जाएंगे, यानी कि इट कंट्रोल्स की कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए। अच्छा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एक और प्रॉपर्टी है, इट इज यूनिपोलर डिवाइस। बाइपोलर, ये इसमें क्या लिखा है, बीजेटी। बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अभी तक जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़े जिसमें इमिटर, बेस, कलेक्टर के टर्मिनल्स हमने देखे, तो उनको हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मीन्स टू पोलैरिटीज। बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स में
करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा लेते हैं और होल्स भी हिस्सा लेते हैं। बट इन कंट्रास्ट जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये यूनिपोलर डिवाइस है। या तो इसमें करंट फ्लो होगी ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, या इसमें करंट फ्लो होगी देन इट विल बी ओनली ड्यू टू होल्स। दैट डिपेंड्स कि जो चैनल है वो कौन सी टाइप है। अगर ये एन चैनल है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो मेन बॉडी है जिसके थ्रू करंट फ्लो होती है, अगर वो एन चैनल है यानी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बनी है, then only electrons will be flowing, only electrons will be contributing to current, so इसको हम कहेंगे यूनिपोलर। और इसी तरह अगर हमने पी टाइप मटेरियल की चैनल ली है तो उसमें सिर्फ होल्स फ्लो होंगे, तो अगेन इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस, सो दैट इज द नेम यूनिपोलर। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसकी मेन बॉडी होती है चैनल, या तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की होगी या पी टाइप की होगी। तो अगर एन टाइप की होगी तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग, तो एक ही पोलैरिटी नेगेटिव। और या हम पी चैनल यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ होल्स फ्लो होंगे, सो दैट मीन्स के अगेन यूनिपोलैरिटी। अच्छा, एक और फर्क मैं इन दोनों में आपको बता दूं कि बीजेटी और एफईटी में, कि जो बीजेटी है इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। आउटपुट सर्किट में करंट फ्लो होती है उसे हम कहेंगे कलेक्टर करंट, ट्रीटिंग इट कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर। तो उसको कंट्रोल करता है ये कि बेस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय बेस करंट, सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि जो बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। इन कंट्रास्ट टू दिस, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आउटपुट में जो करंट फ्लो होती है उसे हम ड्रेन करंट कहते हैं, और ये ड्रेन करंट जो है इसको कंट्रोल करता है ये गेट की वोल्टेज। इसीलिए वी से दैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ voltage control device. Now we shall go to the types of FETs. Number one is JFET. अगर इसको हम फुल फॉर्म में लिखें तो it will be junction field effect transistor. तो ये एक किस्म है FET की। Field effect transistor is of three types. Number one is JFET. J stands for junction. Number two is MOSFET. So M stands for metal, O stands for oxide, and S stands for semiconductor. और बाकी जो FET है that stands for field effect transistor. So MOSFET की फुल फॉर्म क्या आएगी? मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाम से डरने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टाइप। एंड अनदर इज, ये लेटेस्ट है एंड काफी डिमांड में है, काफी यूज होता है, MESFET। तो इट इज मेटल सेमीकंडक्टर, इसमें ऑक्साइड नहीं है, सो इट इज मेटल सेमीकंडक्टर FET। और इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट इज हाई स्पीड। तो ये काफी कॉस्टली है
MESFET एज कंपेयर टू JFET एंड MOSFET, लेकिन फिर भी इसके महंगा होने के बावजूद इसी को पॉपुलरली यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट इज मेरिट्स. सो FET is a three-terminal device, drain, source, gate. It is a unipolar device. या तो उसमें सिर्फ electrons flow होते हैं या सिर्फ holes flow होते हैं. And it is a voltage control device. के output में कितनी current flow होगी, that is controlled by input voltage, जिस voltage को हम VGS से denote करते हैं, and we call it gate to source voltage. और इसके तीन टाइप्स हैं. एक है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. एक और है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट. और एक और है MESFET, मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो पहले हम JFET पढ़ेंगे. अच्छा, इसका नाम क्यों है फील्ड इफेक्ट? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि for a field effect transistor an electric field is established which control the conduction path. तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट हैज गॉट हाई इनपुट इम्पिडेंस. ये पॉइंट याद रखने लायक है. अगर इसको हम कंट्रास्ट करें विद BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, चाहे वो फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज करें तो उसकी इनपुट जो इम्पिडेंस है वो ज्यादा नहीं होती है. मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि इम्पिडेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. अलबत्ता रेजिस्टेंस में आती है सिर्फ जो रजिस्टर की रेजिस्टेंस है. तो इम्पिडेंस में अगर कहीं पे इंडक्टर हुआ, अगर कहीं पे कैपेसिटर हुआ, रजिस्टर भी हुआ, तो सबकी कलेक्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम इम्पिडेंस कहते हैं. और यूनिट उसका भी ओम ही है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस. तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर चाहे वो JFET हो, MOSFET हो, MESFET हो, इनकी इम्पिडेंस हाई होती है. तो ऑब्वियसली ये हमें उन एप्लीकेशंस में काम आएंगे जहां पे हमें इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए. और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम देखें तो इट कैन रेंज फ्रॉम 1 मेगा ओम. Mega means 10 raised to power 6. It's a big value to several hundred mega ohms. Albatta, bipolar junction transistor has a much sensitivity, higher sensitivity to changes in the applied signal. Typical AC voltage gain वो भी bipolar junction transistor के amplifiers में ज्यादा होते हैं as compared to field effect transistors. तो फिर field effect transistor को बनाया ही क्यों गया? इसका भी तो कोई ना कोई मेरिट होना चाहिए. And the merit is that कि field effect transistors are more temperature stable than BJTs. That means कि जो field effect transistors हैं, they can withstand higher temperature as compared to bipolar junction transistors. और एक और मेरिट है इनका कि जो field effect transistors हैं, they are usually smaller than BJTs. ये कम जगह घेरते हैं. और जो आज की टेक्नोलॉजी है, that is IC टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड चिप. इंटीग्रेटेड चिप का मतलब है हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है जो फैक्ट्री में ही बनी बनाई आती है, और उसमें डिजाइन के वक्त ही उसमें सारे डिवाइसेस लग जाते हैं. उसमें रजिस्टर भी होगा, उसमें ट्रांजिस्टर भी होगा, उसमें कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, जो भी हमें सर्किट एलिमेंट्स चाहिए किसी एप्लीकेशन के लिए, तो एक ही चिप है और उसमें वो सारे के सारे वो सर्किट डिवाइसेस होती हैं. तो इसका मेरिट ये है कि ये हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कॉस्ट में, और ये कम जगह घेरता है. लेकिन इसका डेमेरिट ये है कि अगर इंटीग्रेटेड चिप में कोई सर्किट एलिमेंट खराब हो जाए
तो फिर हमें सर्किट एलिमेंट रिप्लेस नहीं करना पड़ता, बल्कि पूरी की पूरी चिप रिप्लेस करना पड़ती है। तो चूंकि आईसी चिप्स साइज में काफी छोटी होती हैं, तो उनमें हम फेट्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये काफी कम जगह गिरते हैं। चलिए, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और चैनल जो इसमें मेन बॉडी होती है, वो या तो हमने एन टाइप लेनी है या पी टाइप लेनी है। तो सबसे पहले हम एन चैनल की बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एन चैनल जेफेट। तो मेन जो इसकी बॉडी है वो है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम एन चैनल कहते हैं, जिसको आप ब्लू शेड में देख रहे हैं। ठीक है, तो मेन बॉडी जो एन चैनल जेफेट की है, जो आप शेड में दिख रहे हैं, इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के टॉप पे एक ओहमिक कॉन्टैक्ट लगाया जाता है, ये, और वहां से एक टर्मिनल निकाला जाता है, और उस टर्मिनल को हम ड्रेन कहते हैं। इस एन चैनल के बॉटम पर भी एक ओहमिक कॉन्टैक्ट लगा के एक टर्मिनल बाहर निकाला जाता है, यानी एक वायर, एक इलेक्ट्रिक टर्मिनल। तो उस टर्मिनल को हम सोर्स कहते हैं। तो जो सोर्स है, इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो ड्रेन है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा इसी एन चैनल में इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी ऊपर और नीचे, तो हमने दो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स लगा के दो टर्मिनल्स बाहर निकाल दिए। अब परपेंडिकुलर, या जिसको हम ट्रांसवर्स कहेंगे, दाएं बाएं, हम इसी एन चैनल में दो पी टाइप रीजन्स भी ग्रो करते हैं, और उन दोनों पी टाइप रीजन्स के साथ हम दो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स भी लगाते हैं, और उन दो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये डैशड लाइन है, इसका मतलब है कि ये पी टाइप रीजन विच इज ऑन द राइट साइड, और ये पी टाइप रीजन विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और इनके दरमियान जो वायर है, ये इस एन चैनल के पीछे से घूम के आती है। इट इज नॉट इनसाइड चैनल। और इन दोनों के साथ हम एक सिंगल टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड गेट। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट। और ऑब्वियसली अगर एन चैनल के दाएं और बाएं हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ग्रो किए, तो पी और एन के दरमियान एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। सो देयर इज वन डिप्लीशन रीजन हियर ऑन द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड में पी रीजन है और एन चैनल के दरमियान, दिस इज, जो कि शेडेड दिखाया गया है इन ग्रे। इसी तरह ऑन द राइट साइड पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन चैनल है, इसके बीच में भी एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। सो देयर इज अनदर डिप्लीशन रीजन। सो बेसिकली वी हैव गॉट टू पीएन जंक्शन डायोड्स in this junction field effect transistor। तो इसकी एक एनालॉजी भी है, और उसको हम कहते हैं वाटर एनालॉजी। दिस इज वाटर एनालॉजी ऑफ ए जेफेट। सोर्स को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो आप मान लीजिए सोर्स इज सम वाटर टैंक which supplies water, so it supplies water,
और बीच में हम एक नलका लगा देते हैं टैप, सो विच इज द एन चैनल, जिसमें से ये पानी फ्लो होगा। और नीचे है ड्रेन, कि हम हाथ धोएंगे, बर्तन धोएंगे, तो उसके बाद जो गंदा पानी है वो ड्रेन में से गुजर के बाहर चला जाएगा। लेकिन वाटर टैंक में से कितना पानी फ्लो हो और वो ड्रेन में जाए, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नॉब ऑफ दिस टैप। तो इसको हम गेट के साथ कंपेयर करते हैं। So this is water analogy of JFET. Source, it is the source of electrons. Drain, it receives those electrons. लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सोर्स टू ड्रेन, ये कंट्रोल करता है गेट। So this is water analogy of a JFET. चलिए, let us see how does a field effect transistor work. तो वर्किंग में हम सबसे पहले गेट और सोर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो जब हमने गेट और सोर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स गेट एंड सोर्स दे आर एट द सेम पोटेंशियल। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स? 0। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट केस कि जो गेट और सोर्स है इनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई नहीं करेंगे। सो VGS विल बी इक्वल टू 0। और ड्रेन और सोर्स के दरमियान आप देखें राइट साइड पे हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं VDD। तो उसकी वजह से ड्रेन और सोर्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, जिसको हम कहेंगे VDS। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो ऑब्वियसली ड्रेन को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और जो सोर्स है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दे विल गो डाउन एंड दे विल एंटर सोर्स, और सोर्स के बाद वो इस एन चैनल में एंटर होंगे और वो ऊपर को फ्लो होंगे एंड फाइनली दे विल कम आउट ऑफ ड्रेन एंड दे विल गो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, वी शो कन्वेंशनल करंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि तो हम कन्वेंशनल करंट ऐसे दिखाएंगे। और चूंकि ये करंट इट गोज इनटू ड्रेन, तो इसके साथ हम I के साथ D लगा देते हैं। वी कॉल दिस ड्रेन करंट। ड्रेन करंट, तो चूंकि यही करंट सोर्स से बाहर निकलती है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट सोर्स करंट। एंड ड्रेन करंट इज वेरी मच इक्वल टू सोर्स करंट। तो आपकी मर्जी है, आप इसको ड्रेन करंट बोले या सोर्स करंट बोले, दो में से हमने एक नाम लेना है, तो हम इसको ड्रेन करंट ही कहेंगे। अदरवाइज ड्रेन करंट इज सेम विच इज एज द सोर्स करंट, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के सोर्स के थ्रू चैनल में जाते हैं, वही इसी चैनल से ड्रेन के थ्रू बाहर निकलते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं। तो अगर कन्वेंशनल करंट लें तो उसकी डायरेक्शन आएगी अपोजिट। सो इट विल बी सेम वेदर यू कॉल इट ड्रेन करंट और यू कॉल इट सोर्स करंट। सो दिस इज द वर्किंग कि ड्रेन को पॉजिटिव रखेंगे, सोर्स को नेगेटिव रखेंगे। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, सो देयर विल फ्लो अ करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने लायक है कि जब हम ड्रेन और सोर्स के दरमियान वोल्टेज अप्लाई करते हैं,
उस वक्त जो पी एन यहाँ पे जंक्शंस बने हैं, पी और एन के दरमियान डिप्लीशन रीजन्स हैं। यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम कि ये जो डिप्लीशन रीजन्स है ये बॉटम पे नैरो है और टॉप पे आप देखेंगे तो इनकी विड्थ ज्यादा है, दे आर वाइड नियर द। तो ये गलती से नहीं दिखाए गए हैं, इनके पीछे एक फिजिकल व्हाट आई मीन टू से जस्टिफिकेशन है। चूंकि ड्रेन इज एट द टॉप और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एंड सोर्स इज एट द बॉटम, इसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, एंड सपोजिंग द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज 2 वोल्ट। तो इसको हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये 2 वोल्ट जो है ये सारा का सारा ड्रेन पे अप्लाई है और सोर्स 0 वोल्ट पे है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट। तो ये जो चैनल है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, एंड ऑब्वियसली इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि थोड़ी रेजिस्टेंस है टॉप पे, फिर बीच में, फिर नीचे, एंड बाकी बॉटम पे। तो ड्रेन पे जो वोल्टेज कनेक्ट होती है, अप्लाई होती है, वो 2 वोल्ट है। सो फिर हम जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। चैनल की इस टॉप हिस्से में देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप, तो बाकी 1.5 बचेगा। तो 1.5 विल बी हियर। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे 1 वोल्ट बचेगा। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो और कम होगा, तो यहाँ पे 0.5 बचेगा। और फिर और नीचे जाएंगे तो ये 0.5 भी यहाँ पे खर्च होगा, तो सोर्स पे 0 बनेगा। तो हमने 2 वोल्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 0.5, अनदर 0.5, अनदर 0.5 एंड सो ऑन। तो हर सेटअप के बाद हम दिखा रहे हैं देयर इज अ ड्रॉप बाय 0.5। तो आप दो प्लेसेस कंपेयर करें, दिस इज टॉप पोजीशन एंड दिस इज बॉटम पोजीशन। टॉप पोजीशन पे n channel is at a potential of 1.5 as compared to this p type semiconductor। तो यहां पर जो ये pn जंक्शन डायोड है, इट इज मोर रिवर्स बायस्ड। यहां पे नियर द टॉप इट इज मोर रिवर्स बायस्ड। अच्छा, बॉटम पे क्या है? बॉटम पे जो ये एन चैनल है, इट हैज पोटेंशियल 0.5 एज कंपेयर टू पी टाइप। अगेन एट बॉटम द पी एन जंक्शन जो डायोड यहां पे है, इट इज रिवर्स बायस्ड, नो डाउट, बिकॉज एन इज पॉजिटिव पोटेंशियल मोर देन पी, मगर potential difference is only 0.5, so it is less reverse biased. So at the bottom the pn junction is less reverse biased, and recollect what you have learned in pn junction diode, कि अगर पीएन जंक्शन डायोड ज्यादा रिवर्स बायस है तो जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ इंक्रीज होती है ज्यादा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि why this depletion region is more wide at top than at bottom। और जितनी हम ये VDS का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उतनी ये वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो उतना जो ये डिप्लीशन रीजन्स है ये वाइड हो जाएंगे और एक दूसरे के नजदीक नजदीक आएंगे, और उतनी जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए ये चैनल में इफेक्टिव जगह मिलती थी वो कम हो जाएगी। तो when we apply some positive voltage VDS across the channel, the gate is connected directly to source, तो VGS
is 0 volt and VDS is some positive value. So depletion region is wider near the top. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, इसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो आउटपुट सर्किट में जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं दैट इज VDS, ड्रेन और सोर्स के दरमियान, और आउटपुट सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसे हम ड्रेन करंट कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। तो फिलहाल हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज यानी जिसको हम इनपुट वोल्टेज भी कहेंगे, वी हैव पुट दैट इक्वल टू 0। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वी गो टू द राइट, तो आप देखते हैं द ग्राफ गोज अप। So when we increase the value of drain source voltage from 0 volt to a few volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, the current will increase, और ये जो ग्राफ हमें मिलता है ये हमें effectively linear मिलता है। So that's why we say कि in this region the JFET obeys Ohm's law. Why? Because जो हमें वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन मिलती है, ग्राफ मिलता है, ये हमें इफेक्टिवली लीनियर मिलता है। And when the graph between voltage and current is linear, that means Ohm's law obey हो रहा है। And the plot of drain current versus drain source voltage will appear linear as shown in this graph. और ये भी आपको पता होगा कि अगर हम स्लोप निकालेंगे, दैट मीन्स डेल्टा VDS डिवाइडेड बाय डेल्टा ID, चूंकि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, सो स्लोप इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज गिवन बाय दिस स्लोप, डेल्टा VDS बाय डेल्टा ID, इट गिव्स अस रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ N channel is essentially constant, but for lower values of VDS, actually from 0 to few volts। ये पॉइंट याद रखने लायक है कि अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रखें from 0 volt to a few volt, for lower values then the resistance of JFET is essentially constant। लेकिन जब हम VDS का वैल्यू और इंक्रीज करेंगे एंड इट रीचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, वी डिनोट इट विद V with a subscript P। उसके बाद अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं करंट में कोई भी चेंज नहीं आती है, वी गेट ए फ्लैट लाइन, वी कॉल इट सैचुरेशन लेवल। तो यहां तक हमें करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था विद वोल्टेज, लेकिन जैसे ही हमारी applied voltage VDS, it becomes equal to VP यानी pinch of voltage, तो उसके बाद करंट इंक्रीज नहीं होती है। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट जो हमें मिलती है, और इसको हम डिनोट करते हैं विद IDSS। ID मीन्स ड्रेन करंट, और SS का मतलब क्या है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये मैं आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितना हम VDS का वैल्यू इंक्रीज करेंगे
जो डिप्लीशन रीजन्स हैं वो ज्यादा वाइड होते हैं, and that's why there is a noticeable reduction in the channel width. तो वोल्टेज इंक्रीज होती है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए जो चैनल में जगह मिलती है वो कम है, तो वोल्टेज इंक्रीज वो नलिफाई हो जाता है विद द चैनल डिक्रीज, तो कॉन्सिक्वेंटली हमें एक कांस्टेंट करंट मिलती है एंड वी गेट द कर्व एज फ्लैट। ओके, तो ये हमें ग्राफ मिलता है between the drain current. This is drain current, which is our output current, and this is drain to source voltage, and इसको हम कहते हैं output voltage. तो इनके दरमियान ये हमें ग्राफ मिलता है which is plotted in blue. तो हम देखते हैं कि up to this point, origin से लेके the graph is essentially linear. तो that means कि इस रीजन में जो J FET है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट ओबेज ओम्स लॉ। लेकिन उसके बाद जब हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं एंड इट रीचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम VP से डिनोट करते हैं, एंड वी कॉल इट पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ पे बेसिकली क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से जो J FET में वो दो डिप्लीशन रीजन्स हैं वो काफी वाइड हो जाते हैं, एंड एसेंशियली दे टच ईच अदर। तो उससे क्या होता है कि जो चैनल विड्थ है उसमें रिडक्शन होती है। वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, उस वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होती, लेकिन जितनी जितनी हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, जिस चैनल में से करंट को फ्लो होना है वो डिक्रीज होती है। सो दैट मीन्स कि करंट वोल्टेज का इंक्रीज होना और चैनल विड्थ का डिक्रीज होना, ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली वी गेट ए कांस्टेंट करंट। जो इफेक्ट हमें वोल्टेज को इंक्रीज करने से मिलता वो नहीं मिलता है, बिकॉज वोल्टेज इंक्रीज करने से जो हमें करंट के वैल्यू में इंक्रीज मिलता, करंट के वैल्यू में साइमल्टेनियसली डिक्रीज भी होता है बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ चैनल। तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली वोल्टेज के इंक्रीज करने से हम देखते हैं कि करंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। सो वी गेट अ फ्लैट लाइन हियर एंड वी कॉल इट सैचुरेशन लेवल। तो बियॉन्ड पिंच ऑफ वोल्टेज अगर हम ये आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करें, बट कीपिंग VDS ग्रेटर देन VP, पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, तो आप वोल्टेज इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, करंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर हम सैचुरेशन लेवल के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहें, the resistance is given by change in voltage delta VDS by change in current, so delta ID। तो हम दो पॉइंट्स कहीं पे चूज कर लें, सपोजिंग हियर एंड हियर। सपोजिंग यहाँ पे हमें VDS का वैल्यू 5 वोल्ट मिलता है और यहाँ पे हमें इसका वैल्यू 10 या 12 वोल्ट मिलता है। So the change in voltage is 12 volt minus 5 volt divided by what about current? लेकिन करंट का वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे सेम है, so there is no change in current, so consequently we get infinite resistance. So in this horizontal region, which is the saturation level,
in the horizontal region, the JFET has infinite resistance. और pinch off तो मैंने आपको बता ही दिया है. If the output voltage VDS, it is increased to a level up to VP, जिसको हम pinch off कहते हैं, वहां पे हमें ऐसा लगता है the two depletion regions would touch. तो इस सिचुएशन को हम pinch off कहते हैं. तो pinch off is a situation and consequently उस वक्त ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं. Okay, so when VDS is increased beyond pinch off voltage, the region of close encounter between the two depletion regions increases in length along the channel, but the level of drain current remains essentially the same. ये मैं आपको already explain कर चुका हूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक important point आता है, और especially अगर MSc Physics entrance आपने appear होना है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि once our applied voltage, our output voltage is greater than pinch off voltage, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम वोल्टेज को कितना भी चेंज करें, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता. So once drain to source voltage is greater than a particular value called pinch off voltage, the JFET has the characteristics of a constant current source. यानी it supplies a constant current. Okay, the maximum current that flows through the JFET, तो उसको हम IDSS से डिनोट कर. जो ये maximum current flow होती है through JFET, उसको हम डिनोट करते हैं with IDSS. तो इसमें जो पहला D के साथ S है, it stands for drain to source current. अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में S है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट कनेक्शन फ्रॉम गेट टू सोर्स. रिमेंबर, हमने गेट और सोर्स को आपस में कनेक्ट किया है. दे आर एट द सेम पोटेंशियल. So the potential difference between gate and source is zero. इसको हम कहते हैं short circuit connection from gate to source. So IDSS is the maximum drain current for a JFET, and it is defined for conditions. Number one, VGS should be 0 volt, because VGS का जितना आप value increase करेंगे, drain current का value उतना decrease होगा. It is strongly dependent on that. By the way, VGS is the input current. Sorry, input voltage. और दूसरी शर्त क्या है कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दैट शुड बी ग्रेटर देन पिंच ऑफ वोल्टेज. सो ये कंडीशन है. एक तो गेट और सोर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए, उनके दरमियान कोई भी बैटरी नहीं होनी चाहिए. VGS शुड बी 0 वोल्ट, और जो आउटपुट वोल्टेज है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दैट शुड बी ग्रेटर देन पिंच ऑफ वोल्टेज. तब JFET में जो करंट मिलेगी, दैट विल बी मैक्सिमम करंट, एंड दैट मैक्सिमम करंट इज डिनोटेड विद IDSS. This is called current from drain to source, and this S stands for short circuit gate source. Okay. So the level of VDS that establishes this condition, यानी drain to source voltage की वो value जिस पे हमें ये saturation मिलती है, maximum current मिलती है, उसे हम pinch off voltage कहते हैं, and it is denoted with VP. At pinch off voltage, the drain current maintains a constant saturation level denoted with IDSS. Okay, अब हम दूसरा केस लेंगे.
पहले हमने गेट और सोर्स के दरमियान 0 वोल्ट रखा था, लेकिन अब हम गेट और सोर्स के दरमियान एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। सी, नाउ वी आर कनेक्टिंग a battery between gate and source, and remember गेट को हमेशा नेगेटिव ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। So that means कि गेट इज एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू सोर्स। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, VGS इक्वल्स 1 वोल्ट। ऑब्वियसली हमने गेट और सोर्स के दरमियान जो बैटरी कनेक्ट की है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा है VGS इक्वल्स -1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है 1 वोल्ट, बट इट मीन्स कि सोर्स बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और गेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इसका असर क्या पड़ेगा? गेट जो है, गेट इज बेसिकली a terminal which is connected to the 2 p type semiconductors जो इस n चैनल के दाएं और बाएं हमने ग्रो किए हैं। तो जब हमने अब गेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, इसका मतलब है कि ये जो पी टाइप है इसको भी हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो यहां पर जो ये पी एन जंक्शन है ये रिवर्स बायस हो गया है ऑलरेडी। अभी हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कनेक्ट अभी की ही नहीं है, अभी हमने VDS का वैल्यू कुछ अभी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन गेट और सोर्स के दरमियान जो बैटरी कनेक्ट हमने की है उसकी वजह से ये P और बीच में N चैनल है, तो ये जो 2 PN जंक्शन डायोड्स है ये ऑलरेडी रिवर्स बायस हो गए हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली जो P और N के दरमियान ये डिप्लीशन रीजन्स हैं ये ऑलरेडी वाइड हो गए हैं। तो when there are 2 depletion regions already wider, तो consequently जो effective width of channel है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते that is now decreased। इसको आप ऐसे समझें कि जब हमने गेट और सोर्स के दरमियान कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तो जिस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा था वो बिल्कुल साफ थी, उसमें कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं था। अब जब हमने गेट और सोर्स के दरमियान एक बैटरी कनेक्ट की है बट गेट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू सोर्स, तो इफेक्टिव चैनल की विड्थ डिक्रीज हो गई है। अब आप ऐसा सोचें कि पाइप जिसमें से पानी को फ्लो होना है उसमें कुछ कचरा आ गया है, तो वो पाइप में कहीं ना कहीं फंसा है। तो पहले पूरी की पूरी पाइप की क्रॉस सेक्शन मिलती थी पानी को फ्लो होने के लिए, नाउ द इफेक्टिव विड्थ हैज डिक्रीज्ड। तो ऑब्वियसली अब कम पानी फ्लो होगा, और अगर हम इस जे फैट की बात करेंगे अब कम करंट फ्लो होगी। तो ये एन चैनल है और हमने गेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। द गेट टर्मिनल विल बी सेट एट लोअर एंड लोअर पोटेंशियल्स। ये तो हमने एक एग्जांपल दी है -1 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें द गेट विल बी सेट एट मोर लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू सोर्स। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो डिप्लीशन रीजन्स हैं वो हमें VGS इज इक्वल टू 0 पे जो मिलते थे अब हमें वो लोअर लेवल्स ऑफ VDS पे मिलेंगे। तो अब हम VDS के वैल्यूज इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट विल इंक्रीज, लेकिन इस ड्रेन करंट को फ्लो होने के लिए जो चैनल की इफेक्टिव विड्थ है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी है। सो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम करंट हमें मिलती थी इन केस ऑफ VGS इज इक्वल टू 0,
उतनी करंट अब हमें नहीं मिलेगी, हमें उससे कम करंट मिलेगी। और हम VGS का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव करेंगे उतना हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट उतना कम मिलेगा। Why? Because गेट और सोर्स के दरमियान बैटरी कनेक्ट करने से जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ चैनल है दैट डिक्रीजेस। तो इस तरह आप देखते हैं कि द आउटपुट करंट विच इज द ड्रेन करंट, ये कितनी फ्लो होगी, इट इज कंट्रोल्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। और ये गेट एंड सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है इट इज द इनपुट वोल्टेज। इसीलिए पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, कि आउटपुट सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी इट इज कंट्रोल्ड बाय अ वोल्टेज इन द इनपुट सर्किट। तो इसी तरह जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो अब जल्दी होगा, यानी पिंच ऑफ का मतलब है कि ये दोनों डिप्लीशन रीजन्स कब एक दूसरे के साथ टच करेंगे। चूंकि ये ऑलरेडी ये डिप्लीशन रीजन्स वाइड हो चुके हैं, तो अब ये एज कंपेयर टू VGS इक्वल्स टू 0, उस सिचुएशन के कंपैरिजन में अब ये जल्दी एक दूसरे को टच करेंगे। सो पिंच ऑफ विल ओकर एट अ लोअर वैल्यू ऑफ VDS। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिला था। दिस इज अगेन ग्राफ बिटवीन द ड्रेन करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो जो टॉप वाला ग्राफ हमें मिलता है दिस इज फॉर VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब हम VGS सेट करेंगे -1 वोल्ट, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा जिसको मैं सेकंड से डिनोट कर रहा हूं। और अगर हम VGS को और इंक्रीज करके -2 बना दें तो हमें और नीचे वाला ग्राफ मिलेगा जिसको मैं थर्ड से डिनोट कर रहा हूं। तो आप देखते हैं कि जितना जितना VGS का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो उसका असर ये पड़ता है कि जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है उसका वैल्यू उतना डिक्रीज होता है। एक और चीज, when VGS is 0 तो पिंच ऑफ यहां पे होता है, इट इज पिंच ऑफ, राइट। लेकिन in the next case for VGS is equal to -1 volt, pinch off occurs here to the left. And in the third case when VGS is -2 volt, pinch off occurs here, so it is more left. और इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है तो हमें एक पैराबोला मिलता है। द लोकस ऑफ द पिंच ऑफ वोल्टेज with increasing values of VGS गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे और हम देखेंगे कि पिंच ऑफ किन वोल्टेजेस पे होता है। रिमेंबर, पिंच ऑफ वोल्टेज इज बेसिकली वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। तो उनके जो लोकस हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे तो वी गेट अ पैराबोला। एंड व्हेन VGS का वैल्यू इंक्रीज करते करते इंक्रीज इन नेगेटिव इन रिवर्स पोलैरिटी, व्हेन VGS exactly equals pinch of voltage, this is sufficient कि वहां पे ड्रेन करंट बिल्कुल 0 बनती है। यहां पे देखें आप, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लगी हुई है, दिस इज के वी आर इंक्रीजिंग VGS वैल्यू लाइक दिस। तो हम देखते हैं कि सैचुरेशन करंट का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली गेट टू सोर्स वोल्टेज का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू भी तो होगा ना जिसपे हमें सैचुरेशन करंट का वैल्यू 0 मिलेगा, and that is exactly equal to pinch of voltage but negative. तो हम कहते हैं the device has been practically turned off। जब कोई करंट ही फ्लो नहीं होती है तो obviously the device
उसको हम कहेंगे इसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, द रीजन टू द राइट ऑफ पिंच ऑफ is a region which is typically employed in linear amplifiers. The saturation region is used in linear amplifiers, जिसमें हमें वोल्टेज तो हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, लेकिन जो आउटपुट करंट है वो हमें कांस्टेंट मिलती है, तो इसको हम एक्टिव रीजन भी कहते हैं। और द रीजन विच इज टू द लेफ्ट ऑफ पिंच ऑफ, इसको हम ओहमिक रीजन कहते हैं, बिकॉज इस रीजन में जो ग्राफ है इसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होता है। व्हेन स्लोप चेंजेस, that means resistance also changes. So the resistance to the left, the region to the left of pinch of locus is referred to as ohmic or voltage controlled resistance region. कि हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं JFET की रेजिस्टेंस by applying the VGS. So in this region, the JFET can be actually employed as a variable resistor. Resistor हम ऐसे denote करते हैं, but this denotes a resistor having a fixed value of resistance. लेकिन इसके साथ अगर हम ऐसे arrow लगाएंगे, so this denotes a variable resistor. तो आपने JFET के दो applications देखे. If the applied voltage is greater than pinch of voltage, then JFET can be used as a current source. It gives constant current in the output. If VDS is less than the pinch of voltage, then the JFET can be used as a variable resistor. It is a device having variable resistance. तो इसके अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं। तो यहां पर हम ये भी एक और चीज आप ऑब्जर्व करें कि जो पहली कर्व है फॉर VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, और जो दूसरी कर्व है VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट, और जो तीसरी कर्व है इट इज VGS -2 वोल्ट। तो VGS का वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे या हम कहेंगे नेगेटिव सेंस में इंक्रीज करेंगे बाय इक्वल इंटरवल्स। 0 to -1, there is an interval of -1. -1 से -2, there is another interval of -1. फिर तीसरे से चौथे पे, fourth, there VGS is -3. So there is, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, there is again an interval of -1. So the intervals are equal, right? As VGS becomes more and more negative, the slope of each curve becomes more and more horizontal. अच्छा, ये दूसरा पॉइंट है, ये मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा। ये देखिए, what we do, we keep equal increase in VGS. VGS का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स बाय -1 वोल्ट। पहले 0 था, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन। लेकिन आप देखेंगे कि द गैप डिक्रीजेस। यहाँ पे ज्यादा गैप है फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में, सेकंड और थर्ड ग्राफ में गैप कम है, थर्ड और फोर्थ ग्राफ में और ज्यादा गैप कम है। सो द गैप डिक्रीजेस बिटवीन सैचुरेशन लेवल्स। तो ये पॉइंट से याद रखें, gap decreases between saturation levels for equal increase in VGS. Okay, graphic symbols.
दिस इज सिंबल फॉर एन चैनल, यानी जो चैनल है वो एन है, और चैनल के दाएं बाएं पी टाइप होते हैं। तो अगर ये पी और एन के दरमियान करंट फ्लो होती तो ऑब्वियसली वो पी से एन की तरफ फ्लो होती। एक्चुअली गेट और चैनल के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ये आप याद रखें। जे फेट में देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम गेट टू चैनल, IG इज ऑलवेज 0। लेकिन सिंबल हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हम एक एरो लगा देते हैं गेट और चैनल के दरमियान। ये जो वर्टिकल बार है इट स्टैंड्स फॉर चैनल। तो एक टर्मिनल हम ऊपर ले जाएंगे, दैट स्टैंड्स फॉर ड्रेन, और एक टर्मिनल हम नीचे ले जाएंगे, दैट स्टैंड्स फॉर सोर्स, और तीसरा टर्मिनल हम लेफ्ट को ले जाएंगे एंड दैट स्टैंड्स फॉर गेट। लेकिन एन चैनल और पी चैनल में हम कैसे डिफरेंशिएट करें, तो वो डिफरेंशिएट होती है ये एरो हेड किस डायरेक्शन में है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, दिस एरो डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फ्लो ऑफ एक्चुअल करंट। अब ऐसा इमेजिन करें, अगर ये पी एन जंक्शन जो है, तो अगर वो फॉरवर्ड बायस होता तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती, तो दिस एरो गिव्स दैट डायरेक्शन। सो दिस इज एन चैनल। अब अगर पी चैनल है, तो अब ये जो चैनल है वर्टिकल बार, दिस इज पी चैनल। तो दैट मीन्स कि जो दाएं बाएं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे वो एन टाइप के होंगे, बिकॉज मेन बॉडी पी चैनल की है। तो राइट और लेफ्ट में अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर्स ग्रो करने हैं, वो एन चैनल के होंगे। सो दैट मीन्स गेट विल बी कनेक्टेड टू एन टाइप। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो पी और एन, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, पी टू एन। इसीलिए हम एरो बाहर को दिखाते हैं। आई अगेन रिपीट, दिस एरो डज नॉट शो फ्लो ऑफ एनी एक्चुअल करंट। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो एन चैनल है उसमें गेट से चैनल की तरफ एरो डायरेक्शन है, और जो पी चैनल है उसमें चैनल से गेट की तरफ एरो हेड है। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सर्किट में ये एन चैनल जे फेट है कि पी चैनल जे फेट है। लेफ्ट पे जो है दैट स्टैंड्स फॉर एन चैनल, और राइट पे जो है दैट स्टैंड्स फॉर पी चैनल। तो वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। R is equal to R naught divided by 1 minus VGS by VP. Acha, what is R naught? R naught is the resistance of JFET when there is no voltage applied between gate and source. तो अगर आप डिनोमिनेटर में VGS का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1। सो R इज इक्वल टू R नॉट। R naught is the value of resistance of JFET when gate and source are connected together. जब इनके दरमियान कोई भी वोल्टेज हम कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे then the value of R that will increase। जितना भी आप VGS का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि
इस 1 डिनोमिनेटर में 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो VGS का वैल्यू जितना आप इंक्रीज करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू विल इंक्रीज। तो यहां से हमें क्या पता चला कि if VGS is increased, the resistance of JFET is also increased, और obviously increase होनी भी चाहिए। Why? बिकॉज जितनी हम गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, उतना जेफेट की जो चैनल है उसकी इफेक्टिव विड्थ कम होती है, सो लेस करंट विल फ्लो, दैट मींस रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। Here R naught is the resistance for VGS equals 0 volt and R is the resistance for a particular value of VGS. तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको जरा आप लिख लें and then solve it and send me its solution in the WhatsApp group. R naught का वैल्यू दिया है, that is 10 किलो ओम। पिंच ऑफ वोल्टेज भी दिया गया है, इट इज -6 वोल्ट। ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये अगर आप जेफेट खरीदेंगे तो उसके साथ उसका एक शीट आता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन शीट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बीजेटी के लिए ही एक स्पेसिफिकेशन शीट, ऐसे ही आप गूगल में सर्च करें स्पेसिफिकेशन शीट ऑफ ए जेफेट, कोई भी जेफेट या इवन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। तो अगर आप जेफेट खरीदेंगे फॉर लैब और यूर पर्सनल यूज, तो उस पर ये पिंच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू लिखा होता है। इसी तरह IDSS भी दी गई होती है, IDSS ये वैल्यू भी दिया गया होता है, खैर वो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो when VGS is -3 वोल्ट, सो VGS का वैल्यू है -3 वोल्ट, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे 3 पैरामीटर आपको चाहिए, R naught दैट इज गिवन, VP that is given, VGS that is given, तो you have to calculate R, do it। तो मैं आपको इसका आंसर भी दे देता हूं आपको, ताकि यू चेक कि आपने ठीक से इसको सॉल्व किया है। द आंसर इज 40 किलो ओम। तो द रेजिस्टेंस हैज चेंज्ड फ्रॉम 10,000 ओम to 40,000 ohm, so that is a tremendous increase when we change VGS just from 0 volt to -3 volt. ओके, अभी तक जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे उनको हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमने अब एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी विल प्लॉट इनपुट सर्किट में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जेफेट के लिए इनपुट वोल्टेज कौन सी है, VGS। और along vertical axis we will plot आउटपुट सर्किट में करंट क्या फ्लो होती है। तो आउटपुट में करंट फ्लो होती है ड्रेन करंट। सो हम कहेंगे ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन ड्रेन करंट एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज is called ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, नॉर्मली हम एक्स एक्सिस को टू द राइट दिखाते हैं यानी पॉजिटिव वैल्यूज, लेकिन चूंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज तो नेगेटिव होती है, ये 0 से नेगेटिव की तरफ जाती है, इसलिए जो ग्राफ है उसमें हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू द लेफ्ट दिखानी है। तो ये जो मैं जिसके साथ कलरिंग कर रहा हूं, दिस
is the graph. Along horizontal axis to the left and along vertical axis upwards. तो जब VGS का वैल्यू 0 हमें मिलता है, 0 होता है, उस वक्त हमें ड्रेन करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, जिसे हम कहते हैं IDSS, मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरा पॉइंट जो हम चूज करेंगे दैट इज VGS इक्वल्स VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, बट इन नेगेटिव सेंस वहां पे हमें करंट का वैल्यू बिल्कुल 0 मिलता है, ID इज 0। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, लेकिन इन 2 पॉइंट्स को डायरेक्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन नहीं करना है, हम 2 और पॉइंट्स भी चूज करेंगे। ये देखें कि when VGS is -1, वहां पे हमें this is the level of saturation current, so यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा। and when VGS is -2 volt, that is here, -2 volt is here, तो उस वक्त हमें ID का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलता है, that is here। तो इस तरह हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए ग्राफ plotted between drain current and VGS, and it is a parabola. It is a okay. So JFET के लिए हम एक इक्वेशन हमारे पास है और उसको हम कहते हैं शॉकलीज इक्वेशन। So what is this Shockley's equation? This is basically जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ड्रॉ करेंगे और उनको प्लॉट करेंगे ऑन ग्राफ, along vertical axis we will plot drain current, so this we will plot along y axis, and remember the drain current is output current, कि आउटपुट सर्किट में हमें क्या करंट मिलती है। अच्छा, इसको हम प्लॉट किसके वर्सेस करेंगे? along horizontal axis we will plot gate to source voltage, and this we will plot along x axis, and remember ये जो gate to source voltage है यानी VGS, this is what we apply in input, so this is our input voltage। तो JFET के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं between output current and input, that's why this is called transfer characteristics, कि इसमें एक एलिमेंट इनपुट का है और दूसरा एलिमेंट आउटपुट का है। अच्छा, इनके दरमियान एक रिलेशन है and that relation is called Shockley's equation। This is Shockley's equation derived by William Shockley। Drain current is equal to the maximum value of drain current, IDSS, जिसको हम saturation drain current भी कहेंगे, into bracket 1 minus VGS by VP का whole square। Now remember कि इसमें जो VP है, pinch of voltage, it's fixed for a given JFET, so it is a constant, and its value is given on the specification sheet। इसके अलावा जो IDSS है, the maximum value of drain current, that is also given, so that is also constant। So that means कि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल तो है VGS, तो that we will plot along x axis, और दूसरा वेरिएबल है ID drain current, तो उसका वैल्यू हम प्लॉट करेंगे along y axis। तो दिस इज Shockley's equation। तो इसमें आप देखते हैं कि एक साइड में VGS का पावर 2 है, इट इज कैरिड टर्म हियर, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है ड्रेन करंट, उसका पावर 2 1 है। सो दैट मीन्स द रिलेशन विल नॉट बी लीनियर, इट इज अ कर्व व्हिच इज बेसिकली एक्सपोनेंशियली, इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। अच्छा, अगर हम इसका इनवर्स रिलेशन देखना चाहें, यानी कि दिस Shockley's equation,
it gives us drain current in terms of VGS. अगर हम वो रिलेशन देखना चाहें जिसमें हमें VGS मिले इन टर्म्स ऑफ ड्रेन करंट, तो क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम इस मैक्सिमम करंट को यहां पे ले जाएंगे, तो वी विल गेट ID बाय IDSS, राइट? और यहाँ पे स्क्वायर है तो विल टेक तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें ये रिलेशन मिलती है दैट VGS equals VP into 1 minus under root ID by IDSS. तो यहाँ पर अब ID is the variable जिसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें VGS के वैल्यूज मिलेंगे. Anyways, these are the two relations. तो अब हमें अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है, यानी जिसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, कि along x axis we will plot this VGS and along y axis we will plot this drain current. तो हमें जो ग्राफ मिलेगा उसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. तो उसको प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए. तो नंबर 1, व्हेन VGS इक्वल्स 0 तो हमें ID क्या मिलेगा? ID will be equal to IDSS ब्रैकेट 1 माइनस, इसमें VGS का वैल्यू 0 है, by VP. तो ये सारी की सारी जो ब्रैकेटेड टर्म है दिस बिकम्स 1, तो हमें ID मिलता है IDSS. तो पहला पॉइंट जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 0, यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें नहीं जाना है. दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट का वैल्यू होगा IDSS. सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल प्लॉट. तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, तो हमें ID मिलता है IDSS. तो ये एक पॉइंट मिल गया. नेक्स्ट we will put VGS is equal to VP. तो जब हम इस इक्वेशन में VGS will be equal to VP, तो ID will be equal to IDSS 1 minus डिवीजन में तो VP है और न्यूमरेटर भी VP ही है. So VP by VP is 1, 1 minus 1 is 0, so this becomes 0. So that means we get ID is equal to 0. तो दूसरा प्लॉटिंग पॉइंट हमें क्या मिलता है कि अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी विल गो अप टू VP और वहां पर जो करंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा. दिस विल बी अनदर ड्रॉइंग पॉइंट ऑन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज आवर सेकंड प्लॉटिंग पॉइंट एंड दिस इज आवर फर्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मिल गए. तो ये हमें मिलेगा बिल्कुल x एक्सिस y एक्सिस पे और ये हमें मिलेगा बिल्कुल x एक्सिस पे. इसके अलावा दो और पॉइंट्स भी हैं, उनको हम कहेंगे शॉर्ट हैंड मेथड. अगर हम VGS रखेंगे VP/2 यहाँ पे, तो we will get ID is equal to IDSS. बिकॉज VP का वैल्यू दिया है तो उसका हाफ लेना बड़ा इजी हो जाएगा हमें ग्राफ पे. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब ये जो VGS है इट इज VP/2 और डिवीजन में अपना VP तो है, होल स्क्वायर. VP and VP will go, so we will get IDSS ब्रैकेट 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर. एक में से आधा काटना है तो आधा ही बचेगा, लेकिन उसका स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 1/4 और आगे क्या मल्टीप्लाई है IDSS. So we will get ID is equal to 1/4 times IDSS. तो एक और पॉइंट हमें ये मिल जाता है कि अगर हम VGS का वैल्यू लेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज का हाफ, तो उस वक्त हमें ड्रेन करंट का वैल्यू कितना लेना है? मैक्सिमम ड्रेन करंट का 4th वैल्यू.
तो ये हमें एक और पॉइंट मिल जाता है। और इसके अलावा अब हम खुद ड्रेन करंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू का हाफ, तो जरा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे दैट IDSS बाई हाफ 2 विल बी इक्वल टू IDSS, या इसमें हम ये करेंगे कि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, दिस वन। So we will get VGS is equal to VP into under root, oh sorry, VGS is equal to VP bracket 1 minus under root ID जो है वो हम लेते हैं IDSS का हाफ, और नीचे IDSS भी है। IDSS goes, so we get VP into 1 minus अंडर रूट 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये तकरीबन 0.3 टाइम्स VP मिलता है। तो ये हमें एक और प्लॉटिंग पॉइंट मिलता है। सो वी गेट 4 प्लॉटिंग पॉइंट्स। एक VGS 0, तो उस वक्त ड्रेन करंट का वैल्यू मैक्सिमम। दूसरा, व्हेन VGS इज VP, उस वक्त ड्रेन करंट का वैल्यू 0। तीसरा, when VGS is half of pinch voltage, तो उस वक्त ड्रेन करंट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और उसमें बाद हम ड्रेन करंट का वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम का हाफ, तो उस वक्त VGS का वैल्यू है तकरीबन 0.3 टाइम्स VP। तो ये 4 पॉइंट्स काफी है। और उसके बाद जो ये 4 पॉइंट्स प्लॉट होंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिलाना है। तो हमें एक ग्राफ मिलेगा विच विल बी एक्सपोनेंशियल टाइप। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। गेट टू सोर्स वोल्टेज 0, ड्रेन करंट मैक्सिमम वैल्यू, VGS का वैल्यू 0.28 टाइम्स VP, तो उस वक्त ड्रेन करंट हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। When VGS is 0.5 यानी हाफ ऑफ इंच ऑफ वोल्टेज, तो उस वक्त ड्रेन करंट का वैल्यू 1/4 ऑफ मैक्सिमम। एंड व्हेन द VGS is exactly equal to pinch of voltage, तो उस वक्त ड्रेन करंट का वैल्यू 0 है। एंड रिमेंबर कि VGS के वैल्यूज जो भी हैं दे विल बी ऑल नेगेटिव, बिकॉज पिंच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू खुद नेगेटिव होता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इसको आप नोटबुक पर लिख कर रखें कि जो IDSS है, these are the only 2 values that you need to know। एक मैक्सिमम करंट ऑफ ड्रेन करंट, जिसको हम सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, दैट इज 12 मिली एम्पियर। तो आप इसको 12 सेंटीमीटर बना सकते हैं। यू कैन गो अप टू 12 सेंटीमीटर। So that means के along vertical axis you will go up to 12 centimeter on the graph book, या ऐसे ही अपनी नोटबुक पे भी। तो 1 मिली एम्पियर को आप इक्विवेलेंट रखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में। और ये भी दिया गया है कि पिंच ऑफ वोल्टेज इज -6 वोल्ट। So along horizontal axis you have to go up to 6 units। तो along horizontal axis आप 1 वोल्ट को 1 सेंटीमीटर माने, तो you will have to go up to 6 सेंटीमीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि along this will be origin, along horizontal axis we have to plot VGS, or VGS will be always negative, तो this will be here VP। तो ऑरिजिन से लेके VP तक आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप इनको इक्वल डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 6 वोल्ट, माइनस ऑब्वियसली दिस इज ऑल नेगेटिव वोल्टेजेस। और इसी तरह अलोंग वर्टिकल एक्सिस यू हैव टू गो अप टू 12 वोल्ट। तो along vertical axis you are plotting drain current, तो you will go origin से ऊपर तक आप जाएंगे 12 सेंटीमीटर तक। तो that will be your IDSS, the maximum value of drain current। तो
टू बी ऑनेस्ट एक पॉइंट तो यही है, ये IDSS, व्हेन VGS इज 0 करंट इज IDSS, तो एक ड्रॉविंग पॉइंट तो ये है, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉविंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि VP कहाँ पे है, बिकॉज व्हेन VGS इक्वल्स VP उस वक्त ड्रेन करंट 0 है, तो दूसरा ड्रॉविंग पॉइंट तो आपको ये मिल जाता है। एक और आपको ड्रॉ करना है VP का हाफ, सो वो यहाँ पे होगा, सो दिस इज 0.5 टाइम्स VP। तो ये जो ड्रेन करंट है उसका पहले हमने आधा लेना है और उस आधे का भी आधा लेना है, सो दिस विल बी द मैक्सिमम ड्रेन करंट का फोर्थ वैल्यू। ये फुल वैल्यू था, ये उसका आधा वैल्यू है, ये आधे का भी आधा है 4, सो दैट मीन्स ये पॉइंट होगा एक और जो आप ड्रॉ करेंगे, है ना। मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। तो ये मिल गया आपको एक और पॉइंट, दिस इज दिस हाफ पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन करंट का ये फोर्थ वैल्यू। अच्छा, उसके बाद एक और है ड्रेन करंट का हाफ, सो दिस इज हियर मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू का हाफ। तो उस वक्त आपको 0.3 यानी इस VP के 3 हिस्से करने हैं, तो मेरे ख्याल में ये और ये, हाँ, तो दिस विल बी समवट 0.3 VP। तो यहाँ से तो ये आपको एक और पॉइंट मिल जाता है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड से मिलाना है, सो इट शुड लुक लाइक एन एक्सपोनेंशियल कर्व लाइक दिस। तो ऐसी आपको कर्व मिलेगी, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कर्व कैसी है। दिस इज द कर्व, ये देख, दिस शुड बी द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैं चाहूंगा कि आप इसको प्लॉट करें, 5-10 मिनट लगेंगे, चाहे ग्राफ पेपर पे करें या ऐसे ही जो नॉर्मल आपके पास नोटबुक है उस पर करें, लेकिन उस पर आपको खुद फिर ये ड्रॉ करने पड़ेंगे अप टू 12, इसी तरह अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस अप टू 6, राइट। तो मैं इसका स्नैपशॉट भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट, तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वहां पे आउटपुट करंट होती है कलेक्टर करंट एंड दैट इज गिवन बाय बीटा टाइम्स इनपुट करंट, राइट। तो यहाँ पर आउटपुट करंट है ड्रेन करंट, बट दैट इज गिवन बाय VGS, कंट्रोल इसको VGS करता है। JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो ID और IS यानी कि जितनी करंट ड्रेन में से फ्लो होती है एग्जैक्टली उतनी ही सोर्स में से फ्लो होती है। तो यहाँ पे कलेक्टर करंट और इमिटर करंट तकरीबन बराबर होते हैं। यहाँ पे गेट करंट एसेंशियली 0 होती है और यहाँ पे बेस इमिटर वोल्टेज तकरीबन 0.7 वोल्ट होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन और 0.5 वोल्ट होता है इन केस ऑफ जर्मेनियम। अच्छा, JFET के लिए हम कुछ टर्म्स भी डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इज AC ड्रेन सोर्स चैनल रेजिस्टेंस, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ड्रेन यानी JFET, दिस इज JFET, तो इसके टॉप पे होता है एक टर्मिनल जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एंड दैट टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रेन। नीचे भी एक हम टर्मिनल निकालते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सोर्स और उसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। लेकिन दाएं और बाएं अगर ये N चैनल है तो यहाँ पर भी एक P रीजन होगा और यहाँ पर भी एक P रीजन होगा। तो दैट मीन्स कि जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ चैनल है दैट डिपेंड्स कि ये जो PN है ये कितने रिवर्स बायस हैं यूजिंग द गेट टर्मिनल, राइट। तो उसी तरीके से जितनी ये विड्थ कम होगी, जितनी इस चैनल की विड्थ कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसको फ्लो होने के लिए जगह कम मिलेगी, सो दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है दैट विल इंक्रीज।
तो यहां पर हम ये इसके लिए रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे. वी डिफाइन रेजिस्टेंस फॉर द चैनल. और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशो ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज. सो दैट मीन्स VDS. लेकिन इसमें कितनी चेंज हम करते हैं? टू. सो रेशो किसके साथ लेना है? ड्रेन करंट. उसमें कितनी चेंज आती है? सो चेंज इन ड्रेन करंट. मगर शर्त ये है कि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रेन सोर्स चैनल रेजिस्टेंस. इट इज द रेशो ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में कितनी चेंज आती है टू, यानी डिवाइड क्या करना है? ड्रेन करंट में कितनी चेंज आती है. और शर्त ये है, कंडीशन ये है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रखनी है. दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर AC ड्रेन सोर्स चैनल रेजिस्टेंस. AC मीन्स कि हम यहां पे D देखते हैं, चेंज. अगर आपको DC, हालांकि हम वो डिफाइन नहीं करते, DC ड्रेन सोर्स चैनल रेजिस्टेंस अगर आपको डिफाइन करनी हो तो उस वक्त हम चेंज नहीं देखते हैं. उस वक्त हम कहेंगे व्हाट इज VDS डिवाइडेड बाय व्हाट इज ID at a constant VGS. So this will be DC drain source channel resistance, but वो हम define नहीं कर रहे. We are here defining AC drain source channel resistance. कि जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज चेंज होगी. तो कॉन्सिक्वेंटली दिस विल चेंज. तो हम देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंगली ड्रेन करंट में कितनी चेंज आएगी. लेकिन VGS का वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे. दैट कैन बी 0, दैट कैन बी -1, दैट कैन बी -2, व्हाटएवर, जो भी, लेकिन एक ही वैल्यू फिक्स रखना है. तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या आएगा? टॉप पे तो है वोल्टेज, सो वोल्ट डिवाइडेड बाय, नीचे है करंट, सो उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर. तो द ऐसा यूनिट ऑफ, ऑब्वियसली इट इज रेजिस्टेंस, शुड बी ओम. दिस इज द ऐसा यूनिट. ये याद रखें क्योंकि आप 6th सेमेस्टर हैं और अगर आपका एग्जाम भी 2nd सेम की तरह ऑफलाइन हुआ तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम का सामना करना पड़ेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. एंड डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. बस ये सिलेबस हमें कंप्लीट होने दें, उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा. चलिए नेक्स्ट, दूसरे हम डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस बाय डेफिनेशन इट विल बी रेशियो ऑफ करंट to voltage. Conductance is the inverse या reciprocal of resistance. तो कंडक्टेंस तो हो गया ना, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज. लेकिन इसके आगे क्या है? ट्रांस. ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब है कि करंट और वोल्टेज में से वन विल बी फ्रॉम इनपुट एंड अनदर विल बी फ्रॉम आउटपुट. तो ऑब्वियसली इनपुट में करंट तो है ही नहीं, सो दैट मीन्स करंट शुड बी आउटपुट. और वोल्टेज इनपुट भी है, आउटपुट भी है, लेकिन चूंकि ये ट्रांस कंडक्टेंस है, सो दैट मीन्स कि जो वोल्टेज है वो इनपुट की होनी चाहिए. तो अब बताएं करंट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ID. और डिवीजन में वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कौन सी है? देयर आर 2 वोल्टेजेस. एक जो ड्रेन टू सोर्स हम अप्लाई करते हैं और दूसरी जो हम गेट और सोर्स के दरमियान अप्लाई करते हैं. तो ड्रेन टू सोर्स जो है दैट इज आवर आउटपुट वोल्टेज, और जो गेट टू सोर्स है दैट इज आवर इनपुट वोल्टेज. रिमेंबर दिस, गेट इज इनपुट. तो दैट मीन्स कि डिवीजन में VGS आएगा और कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो आप देख लें. So this is the definition.
दिस इज द रेशो ऑफ, हमने देखना है कि ड्रेन करंट में कितनी चेंज आएगी। सो दैट मीन्स चाहे आप डेल्टा लिखें या डी लिखें, डेल्टा आई डी टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। सो जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसमें कितनी चेंज आएगी, बट द कंडीशन इज कांस्टेंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। So we have to put VDS constant। चाहे आप VDS के साथ is equal to constant लिखें या ऐसे ही रखें, it is understood कि ये जो हमने वर्टिकल बार रखा और वर्टिकल बार के नीचे सब स्क्रिप्ट में VDS रखा, it automatically implies कि VDS has to be kept constant। तो इसको हम GM से डिनोट करते हैं, G से हम कंडक्टेंस डिनोट करते हैं, G denotes conductance। So it is the ratio of what? Change in drain current to change in gate to source voltage, but we keep the drain to source voltage constant। और चूंकि it is the ratio of current to voltage, so ampere by volt, so this is basically 1 by ohm या ohm inverse, it is also called Siemens। तो Siemens। The Tronus conductance varies depending upon bias point. It is given by the slope of transfer characteristics, and obviously, because along vertical axis you take ID, along horizontal axis you take VGS, तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें मिलता है कि along vertical axis उसमें क्या चेंज है, so that is here, divide along horizontal axis आप क्या प्लॉट करते हैं उसमें चेंज, so that is here। so ये पॉइंट भी याद रखने लायक है कि जो ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस is given by what? The slope of transfer characteristics, यानी a graph plotted between VGS and ID। Okay, हमारे पास रिलेशन ये है कि in general the general value of trans conductance, यानी this is a variable। इसी तरह राइट हैंड साइड पे VGS is variable, but VP is fixed for a given JFET, so this is constant, and GM naught is also constant। What is GM naught? GM naught is the trans conductance when VGS equals 0। अगर आप इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे VGS 0, हमें मिलेगा 1 minus 0, so GM is equal to GM naught। So GM naught is a constant value, single value, it is the trans conductance when the gate to source voltage is 0। तो ये इक्वेशन भी आप याद रखेंगे। चलिए, दो टर्म्स हो गए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो जरा बताएं कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होगा। एम्पलीफिकेशन फैक्टर टू इनपुट और आउटपुट। तो एम्पलीफिकेशन जो हमने बीजेटीज में देखी, बीजेटीज में हमने एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखा कि व्हाट इज द चेंज इन आउटपुट करंट divided by what is the change in input current। so this was our amplification factor, right। लेकिन आउटपुट करंट तो हमारे पास है JFET में, that is ID, but the point is कि input current जो gate है, gate current, that is 0, so that means we cannot define amplification factor in terms of current for BJT, sorry, for JFET। for JFET we cannot define amplification in terms of current, क्योंकि इनपुट में हमें करंट होती ही नहीं है। हाँ, JFET में आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज
जिसको हम वेरी कर सकते हैं, एंड दैट इज VDS। और इनपुट में भी हमारे पास वोल्टेज है, एंड दैट वोल्टेज इज VGS, उसको भी हम वेरी कर सकते हैं। सो JFET के लिए जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, या इसको आप वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं। सो देयर गोज द डेफिनेशन कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज द रेशो ऑफ, हमने आउटपुट वोल्टेज में देखना है कितनी चेंज होती है, द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, इसको डिवाइड क्या करना है, इसका रेशो किसके साथ लेना है कि इनपुट में जो वोल्टेज है गेट टू सोर्स वोल्टेज उसमें कितनी चेंज आती है एट ए कांस्टेंट ड्रेन करंट। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, mu denotes the amplification factor. It is given by the change in output voltage, which is drain to source voltage, to change in input voltage, and which is the gate to source voltage, keeping drain current constant. तो ये हमें इसका हम रेशो कब निकाल सकते हैं, दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन द सैचुरेशन रीजन, यानी बियॉन्ड, या हम कहेंगे व्हेन VDS इज ग्रेटर देन पिंच ऑफ वोल्टेज, क्योंकि पिंच ऑफ से पहले द ड्रेन करंट इंक्रीजेस लाइक दिस, बट व्हेन द वोल्टेज रीचेस VP उसके बाद हमें एक फ्लैट लाइन मिलती है विच इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन में ड्रेन करंट कांस्टेंट रहती है। व्हाट हैपेंड, ओके, तो इसमें हम ये इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड इन तीनों के दरमियान रिलेशन है तो इसको तो आप पक्का याद करेंगे, द रिलेशन बिटवीन एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी म्यू, ट्रांसकंडक्टेंस यानी GM, एंड AC ड्रेन रेजिस्टेंस यानी RD, इन तीनों के दरमियान रिलेशन ये है, दैट म्यू इज गिवन बाय GM into RD। amplification factor equals the product of transconductance and AC drain to source resistance। तो इस पे प्रॉब्लम भी आ सकती है ना कि देयर आर 3 पैरामीटर्स, 2 का वैल्यू दिया गया हो, तीसरे का निकालना होगा। मिसाल के तौर पे ट्रांसकंडक्टेंस का वैल्यू दिया गया हो, ड्रेन टू सोर्स जो चैनल उसके रेजिस्टेंस दिया गया हो, तो आपको पूछा जाए व्हाट इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट। तो तीनों में से किसी भी 2 का वैल्यू दिया गया हो, यू कैन इजीली नाउ कैलकुलेट द थर्ड वन। अच्छा, तो JFET के कैरेक्टरिस्टिक्स में अब रह जाते हैं थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। द टोटल डिवाइस डिसिपेशन इज 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर हम वहां पे टोटल डिवाइस डिसिपेशन देखना चाहें, यानी उसका पावर देखना चाहें, obviously power is given by the product of voltage and current। तो चूंकि हम आउटपुट का वाट आउटपुट ही देखेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज इज VDS एंड आउटपुट करंट इज ID। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वी विल गेट के पावर डिसिपेशन कितनी है। तो JFET के साथ ये रेटिंग होती है 5 मिलीवाट पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोई भी टेम्परेचर हुआ, मिसाल के तौर पे 26 है, 30 है, 35 है, एंड सो ऑन, अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है
तो जो जेफेट की पावर डिसिपेशन है उसमें 5 मिलीवाट इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली आप सोचें कि अगर हम 25 से 25 से अगर हम 50 तक चले जाएं तो ये 25 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 25 करना पड़ेगा एंड दैट विल बी 125 मिलीवाट। तो दैट मीन्स कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उतना ये ज्यादा इसके अंदर हीट डिसिपेशन होगी, तो इतना इसके जलने के ज्यादा चांस